अगर योग में आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो पहले उन नाड़ियों को शुद्ध करना पड़ेगा। तो नाड़ी शोधन का मेथड, नाड़ी शोधन करने के बाद में जो साधकों के 3 प्रकार है, अधम कोटि, मध्य कोटि, उत्तम कोटि। अधम कोटि जिनको पसीना आता है, मध्य कोटि जिनके शरीर में वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, और उत्तम कोटि जिनका जो प्राण है वो ऊपर ब्रह्मरंध्र की तरफ ऊपर उठ जाता है। और इसके अलावा जो पसीने को शरीर पे मर्दन करने के लिए बताया गया, और जो प्राण को बताया गया कि आप जो कुंभक का अभ्यास करोगे उसको युक्त युक्त तरीके से करना है, अदरवाइज बहुत तरीके की बीमारियां भी हो सकती हैं, हिक्का श्वास कास, बहुत तरीके की बीमारियों को बताया गया। और इसके अलावा लास्ट में कल हमने स्टडी किया था कि जो नाड़ी शोधन यानी कि नाड़ी शुद्धि हो जाएगी, उस व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे, शरीर उसका कांतिमान आ जाएगा, तेज उसके शरीर पर होगा, उसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, यथेष्ट धारणम वायु, उसको यथाशक्ति वायु को धारण कर सकेगा। नादाभिव्यक्ति आरोग्यम, नाद उसको सुनाई देगा, और आरोग्यता यानी कि बीमारियों की कमी होगी उसके शरीर में। तो इस तरीके से इस श्लोक के साथ में कल हमने क्लास को ओवर किया था, और आज से हम षटकर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। शोधन क्रिया, शोधन क्रिया आप सभी लोग जानते हैं, योग से परिचित ही है। सामान्य रूप से हम षटकर्म षटकर्म बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इसका वास्तविक नाम है शोधन क्रिया, षटकर्म नहीं है। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। षटकर्म षटकर्म हम बोलते हैं, मैं षटकर्म करने जा रहा हूँ, क्या वो 6 के 6 कर्म करता है क्या? जल नीति को भी बोलते हैं मैं षटकर्म करने जा रहा हूँ, नहीं, वो षटकर्म नहीं होता है, दैट इज शोधन क्रिया। वो 6 मेथड है, इसलिए जानबूझ के उनको षटकर्म बोल देते हैं। तो पहले तो अपने जो बोलने का जो तरीका है, इसको आप अपने लैंग्वेज में इसको चेंज कीजिए। षटकर्म नहीं है, ये शोधन क्रिया है, क्लीनिंग प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि अगर हम हठ योग में तो 6 है, चलो हम बोलेंगे हठ रत्नावली में तो अष्ट, तो बोलेंगे हम अष्ट कर्म करने जा रहा हूँ, मैं अष्ट कर्म करने जा रहा हूँ, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसीलिए ज्यादा उचित जो शब्द है, सटीक जो शब्द है, वो है शोधन क्रिया। और उसके अंतर्गत आते हैं धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, जो भी हम आगे करते हैं अभ्यास। तो आज से हम शोधन क्रिया का अभ्यास करने जा रहे हैं। हठ योग प्रदीपिका में शोधन क्रिया क्या बताई गई है, उस चीज को हम यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी स्क्रीन और मेरी साउंड ठीक तरीके से आप लोगों तक आ रही है क्या? यस सर। थैंक यू। यस सर। तो ध्यान रखेंगे, श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट हो रही है शोधन क्रिया। ये इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि शोधन क्रिया हठ योग प्रदीपिका में कहाँ से शुरू हो रही है। मेदः श्लेषमाधिकः पूर्वं षट्कर्माणि समाचरेत्, अन्यस्तु नाचरेत् तारे दोषाणाम संभावत। मतलब कि क्या बताया गया यहाँ पे कि मेद है, मेद का मतलब होता है मोटापा, फैट, जो फैट बॉडी के अंदर होता है, यानी कि जो जिनके शरीर में एक एक्स्ट्रा जो स्किन बन जाती है, जिसको सामान्य रूप से मोटापा ही कहते हैं, और आयुर्वेद में उसी को ही मेद कहा जाता है। आयुर्वेद की शब्दावली है मेद, यानी कि मोटापा। श्लेष्माधिक है, श्लेष्मा जल्दी बताएंगे। 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। श्लेष्मा किस दोष से संबंध रखता है? कफ। वेरी गुड, कफ प्रकृति। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे या वाइवा देने जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि शोधन क्रिया जो है, जो 6 कर्म जो किए जाते हैं, वो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार किन लोगों को करने चाहिए। पहला है जो मोटे लोग हैं वो करें। दूसरा, जो जिनका श्लेष्मा अधिक बढ़ गया, यानी कि जिनकी कफ प्रकृति ज्यादा हो गई है, वो पूर्वम पहले करे। क्या? षट्कर्माणि समाचरेत, जो 6 कर्म की जो 6 है शोधन क्रियाएं, उनका समाचरेत अभ्यास करे। और जो इनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके लिए क्या बोला है? अन्यस्तु नाचरितानि दोषाणाम संभावत। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं नाचरितानि, उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके बाकियों के दोष जो हैं सम हैं। अर्थात जो मोटे लोग हैं
या जिनका कफ बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको करना ही करना है, और बाकी लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब नॉट कंपल्सरी, वो कर भी ले ना भी करे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन मोटे और कफ वालों को तो करना ही करना है, उसके बाद ही वो आगे का अभ्यास करो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि षटकर्म किन लोगों को करना चाहिए हठयोग प्रदीपिका के अनुसार। और श्लोक नंबर 22 में जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, यहाँ से सीक्वेंस से बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। धोतिर्बस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। इसका मतलब षट कर्माणि प्रचक्षते, ये जो 6 कर्म है, 6 जो शोधन क्रियाएं हैं, प्रचक्षते कही गई है। कौन से 6 कर्म हैं? धोती, नंबर 2 बस्ती, नंबर 3 नेति, नंबर 4 त्राटक, नंबर 5 नोलिकम, इसको नोली भी कहते हैं, नोली, नोली, ठीक है, नोली। और नंबर 6 कपाल भाती। तो नीचे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली, कपाल भाती। ये सीक्वेंस याद रखना, पेपर में सीक्वेंस आती है। और जब हम घेरन संहिता पढ़ते हैं तो घेरन संहिता में त्राटक को नंबर 5 पे बताया गया है और नौली को नंबर 4 पे बताया गया है, और नौली को लोली की शब्द वहां पे दिया गया है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। दोनों में षटकर्म बराबर बताए गए हैं। वैसे जो कर्म है इनका, घेरन संहिता में नौली नंबर 4 पे आती है और त्राटक नंबर 5 पे आता है। और हठयोग प्रदीपिका में आप देख रहे हो त्राटक नंबर 4 पे और नौली नंबर 5 पे। तो ये सीक्वेंस आप सब लोगों को याद होनी चाहिए। श्लोक संख्या 23 में क्या कहा जा रहा है? कर्म सटक मिदम गोप्यम घट शोधन कारकम विचित्र गुण संधाई पूज्यते योगी पुंगवही। इसका मतलब क्या कहा गया है? शरीर को शुद्ध करने वाली तथा आश्चर्यजनक फल देने वाले ये 6 गोपनीय क्रियाएं हैं, इनको गोपनीय रखना चाहिए। और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो हठयोग की जितनी क्रियाएं हैं उनको अगर हम गुप्त रखते हैं तो वो वीर्यवान बनती हैं, और उनको प्रकाशित करने से निर्वीर्य हो जाती है, अर्थात तो उनका बल, उनका प्रभाव, उनकी सिद्धि कम हो जाती है। इसीलिए योगी जन द्वारा इन्हें बहुत ही महत्व दिया गया है। पूज्यते, योगी द्वारा ये पूजी गई हैं। पूज्यते शब्द पहले किस आसन में शब्द यूज किया गया था, कोई बताएगा? सिंहासन, सिंहासन, सिंहासन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि सिंहासन। पूज्यते वहां पे सिंहासन में भी यूज किया गया था, और पूज्यते शब्द यहाँ पे षट कर्मों के लिए भी यूज कहा किया गया है। अब हम षट क्रियाएं शुरू करते हैं। मैं एक बार पिक्चर से आप लोगों के मन में दोबारा से क्लैरिटी ला देता हूं कि हम किन क्रियाओं का चर्चा कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाओ आप सभी। ये जो 6 कर्म हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। नेति क्रिया, यस सर। ये आप देखिए एग्जैक्टली नहीं है, वहां पे सूत्र नेति है, यहाँ पे मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ सिर्फ। नेति क्रिया, धोती क्रिया, नौली क्रिया, बस्ती क्रिया, कपाल भाती, त्राटक, ये षट कर्म है। वस्त्र धोती में कपड़े को खाया जाता है। बस्ती क्रिया में जो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन का नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, एनएस के जरिए रेक्टम में, सिगमेंट कोलोन में और डिसेंडिंग कोलोन में यहाँ पे पानी को भरा जाता है और यहाँ से मल को बाहर निकाला जाता है। पानी में बैठ के
पानी में बताई गई है उत्कट आसन की स्थिति में जब हम ग्रंथ को अच्छे से पढ़ते हैं तो बस्ती क्रिया। कुंजल क्रिया का वर्णन है लेकिन मुख्य उसके अंदर वर्णन नहीं मिलता। मुख्य रूप से ये कुंजल क्रिया जो गजकर्णी क्रिया है ये हम हठ रचनावली में इसका पढ़ते हैं। जो नेति क्रिया है नाक में रबड़ को डाला जाता है या फिर यहाँ पे सूत्र को बताया गया है। जो धागा है उसको डाला जाता है एक पितस्ती और मुंह से निकाला जाता है। आज के आधुनिक रूप से सरलता को मद्देनजर रखते हुए रबड़ के द्वारा भी इसको किया जाता है तो उसको रबड़ नीति कह देते हैं लेकिन ग्रंथ में सूत्र नीति का ही वर्णन है। ये नाड़ी शुद्धि होगी, कल हम पढ़ चुके थे नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम की जो क्रिया है उसी को बोलते हैं। नोली क्रिया, ये इस समय मध्यमा नोली लगाई हुई है, इसी प्रकार लेफ्ट राइट ले जाते हैं और पेट को गोला बनाते हैं। पूरी की पूरी ये जो भ्रमर की तरह पेट को घुमाया जाता है इसी को ही नोली क्रिया कहते हैं। पेट के लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल एक्सरसाइज है ये। त्राटक क्रिया जिसमें किसी एक सूक्ष्म किसी भी चिन्ह पे फोकस किया जाता है। सामान्य रूप से दीपक या कैंडल को लिया जाता है और लगातार उसको देखा जाता है, इसी को ही त्राटक क्रिया कहते हैं। कपाल भाती जिसमें बार बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किया जाता है उसको कपाल भाती कहते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम षटकर्मों का मैंने ओवरव्यू दिया आपको, ये एक एक करके इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ग्रंथ में किस किस तरीके से बताया गया। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक खुल गया है। तो अब हम धोती क्रिया पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। धोती क्रिया क्या बताया गया है यहाँ पे? चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम शनैर्ग्रसेत् पुनः प्रत्याहारे च एतत् उदितम धोती कर्म तत्। इसका मतलब क्या बोला कि चतुरंगल विस्तारम, 4 उंगल कपड़ा होना चाहिए। 4 उंगली, 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली, 4 उंगल चौड़ा कपड़ा होना चाहिए। इतना चौड़ा, जिन्होंने धोती की होगी उनको पता भी होगा। अगर मैं अपने रुमाल की बात करूं, अगर मैं इसको थोड़े टाइम के लिए अज्यूम करूं कि ये धोती है तो इसको मैं 4 उंगल चौड़ा यानी कि थोड़ा सा इससे हल्का सा बड़ा, ये रहा, ये देखो 4 उंगल का हो गया ये कपड़ा। इतना चौड़ाई का कपड़ा होना चाहिए, उसको पतला होना चाहिए भिगो करके। अब आगे बताएंगे बताएंगे किस तरीके का मेथड है, कैसे कैसे करनी है। चतुरंगल विस्तारम, 4 उंगल चौड़ी होना चाहिए वो कपड़ा। हस्त पंचदशायतम, 15 हाथ, एक हाथ ये होता है, 15 हाथ लंबा होना चाहिए। इतना इतना नाप लो, 15 हाथ। 15 हस्त में ही याद करेंगे आप। इसको फिट में कंसिडर ना करें, पेपर में संस्कृत के शब्द आते हैं तो 15 हाथ ही पूछा जाएगा। तो वहां पे अलग से फिट वाला कंसेप्ट ना घुसाएं बीच में, क्योंकि उसमें हमेशा ही कंफ्यूजन होती है। सब लोग अलग अलग बोलते हैं फिट वाला कंसेप्ट में। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, जैसा गुरु ने कहा, जैसे गुरु ने मार्गदर्शन किया कि धोती ऐसे खानी चाहिए, कि थोड़ा थोड़ा खानी है, धीमे धीमे खानी है, खाली पेट खानी है, जैसा गुरु ने कहा। अब देखिए यहाँ पे अलग से नहीं बताया गया खाली पेट, इसमें तो कोई लिखा ही नहीं। कई लोग बोलते हैं ना कि इसमें तो बताया नहीं खाली पेट करे, खाना खाने की बात करे। स्पष्ट बोल दिया गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु ने जैसा कहा, और सामान्य रूप से खाली पेट ही की जाती है। तो गुरु खाली पेट ही बोलेगा। सिक्तम, भीगा हुआ आना चाहिए वो कपड़ा, सूखा नहीं होना चाहिए। वस्त्रम, वस्त्र होना चाहिए वो। स्नेह ग्रसेत, स्नेह मतलब कि धीरे धीरे, ग्रसेत मतलब कि उसको निगल जाना है, ग्रसन कर लेना है उसको। 4 उंगल चौड़ा कपड़ा, पतला होना चाहिए, सूती कपड़ा ज्यादा बेस्ट होता है। उसको पानी में भिगो,
और सामान्य रूप से उसको हल्का बनाने के लिए कई लोग दूध में, शहद में, घी में, माखन में, बहुत तरीके, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन सभी लोग ये बोलते हैं कि वो सूखा नहीं होना चाहिए, वो गीला होना चाहिए। उसका कंसेप्ट क्या है, मैंने भी करता हूँ धोती। सूखी अगर हम बिना भिगोई धोती खा लेंगे तो गले में वो चिपक जाएगी, सारा सलाइवा ओख लेगी। इसलिए पहले बोलते हैं कि उसको गीला कर लो, तो वो ज्यादा सलाइवा नहीं एब्जॉर्ब करेगी और उसको धीरे धीरे खा लेना है। और आगे क्या कहेगी, पुनः मतलब कि जब अंदर ले लिया, खा गए हम 15 हाथ धोती को, पुनः प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है, एक है आहार। आहार में क्या होता है, फूड इनटेक होता है, इनहेल हो रहा है ना, खाना खा रहे हैं, अंदर जा रहा है। प्रत्याहार विपरीत करना। और सामान्य हम ग्रंथों में पढ़ते हैं प्रत्याहार, इंद्रियों को विपरीत दिशा में लगाना, विषयों के विपरीत करना, सामान्य इसको प्रत्याहार बोलते हैं। यहाँ पे प्रत्याहार का, राखी जी, यहाँ पे प्रत्याहार है, खाना लिया जाता है, प्रत्याहार का मतलब उसका विपरीत करना, उसको वापस बाहर निकाल देना, अंदर ही थोड़ी रखना उसको। और मॉडर्न साइंस बोलती है कि 10 मिनट से ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। पीछे एक बार हुआ था कंपटीशन में, एक लड़के ने खाई 10 मिनट से ज्यादा, वो जजमेंट के नंबर लेने के चक्कर में वो रोक के रखा, और जज बिजी हो गए अपने बातों में, और वो धोती अंदर चली गई और उसको ऑपरेशन करके निकालनी पड़ी। कहाँ हम योगा जो हम कर रहे थे, कंपटीशन का मकसद हमारा हेल्थ को देना था, वही कंपटीशन उस व्यक्ति के लिए सर्जरी का कारण बन गया। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, जज नंबर लगाए ना लगाए, आपको अपने 10 मिनट में निकाल देनी है। दोबारा खा लो कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं रखनी है। ये ग्रंथ में बताया नहीं है, लेकिन ये आधुनिक युग का मैं आपको बता रहा हूँ अपना अनुभव। इसको धोती कर्म कहते हैं। आगे क्या बताया गया है, अगले श्लोक में इसका बेनिफिट बताया गया है, 25वें श्लोक में। काश श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोगास्य विंसते, धोती कर्म प्रभावेन परयांत एव न संशय। इसका मतलब क्या कहा गया, काश। काश का मतलब होता है खांसी। श्वास यानी कि अस्थमा, दमा। प्लीहा यानी कि स्प्लिन की जो प्रॉब्लम होती है, स्प्लिन डिजीज। कुष्ठम यानी कि स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग जो होते हैं, कुष्ठ। कफ रोगास, और विंसति मतलब कि 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग। धोती कर्म प्रभावेन पर्यांत एवं संशय, मतलब कि धोती कर्म करने से ये जो ऊपर बताई गई है, खांसी, दमा, प्लीहा, चर्म रोग, कफ, 20 प्रकार के कफ रोग, ये दूर हो जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और मैंने खुद भी देखा, अपने अनुभव से देखा मैंने, जब हम धोती कर्म करते हैं उसके बाद में इतना लाइटनेस लगता है, स्किन पे ग्लो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। तो इसमें बताया गया ना, कुष्ठ रोग, कुष्ठ स्किन ही होती है। स्किन, स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, स्किन पे निखार नहीं आ रहा है या और कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओज ओज नहीं बढ़ रहा है। देखिए, गोरापन अलग होता है और ओज अलग होता है। एक व्यक्ति गोरा हो सकता है लेकिन ओजवान कोई जरूरी नहीं है, एक व्यक्ति काला होगा लेकिन ओजवान हो सकता है। मैं ओज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो ओज आता है धोती कर्म करने से, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग करेंगे आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। और पीछे हमने कहा था, फर्स्ट चैप्टर के एंडिंग जो मेरे सबसे बेस्ट श्लोकास थे, क्रिया युक्त सिद्धि स्यात् अक्रिय से कथम भवेत न शास्त्र।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वीडियो भी स्टॉप हो गया है। It is just because of network issue. Can you please wait for a few minutes? हेलो। हाँ, सॉरी सॉरी, पीछे क्या हुआ कि एकदम से लाइट चली गई 2 सेकंड के लिए और वाईफाई बंद हो गया, जिसकी वजह से डेटा कट गया एकदम से। सॉरी। मैं दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है ना? जी जी सर। सर। ओके जी। यस सर। मैं आपको हाँ बता भैया। रहा था कि भैया कुछ करोगे तभी सिद्धि मिलेगी, खाली पढ़ने पढ़ने से नहीं मिलेगी। ठीक है जी। और यहाँ पे बताया कि 20 प्रकार के कफ रोग, 20 प्रकार के कफ रोग। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कफ के 20 रोग होते हैं तो पित्त के कितने होते हैं, वात के कितने होते हैं? कोई टाइप करके बताएगा कि वात के कितने रोग होते हैं, पित्त के कितने रोग होते हैं? कफ के तो 20 रोग होते हैं। कफ के नितिन जी 40 माइक खोल सर। के बताएंगे। नहीं है। वेरी गुड। जी बताइए राखी मैम। हाँ जी। हाँ, जी। वात के 80 होते हैं सर। वेरी गुड। पित्त के 40 और कफ के 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि क्या है कि 20 प्रकार के कफ रोग होते हैं, जिसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, नजला, साइनोसाइटिस ये बीमारी आती हैं। और 40 प्रकार के पित्त होते हैं, पित्त की बीमारियां जैसे एसिडिटी, ठीक है, मुहासे आना, ठीक है, पाइल्स की प्रॉब्लम्स होना, इस तरीके की जो जो गर्मी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पित्त की समस्याओं में आती हैं। और वात की समस्याओं में जैसे कि सियाटिका प्रॉब्लम, गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये वात की बीमारियों में आती है चीजें। तो जो है कफ 20 प्रकार का होता है, पित्त 40 प्रकार के रोग होते हैं और वात के 80 प्रकार के रोग होते हैं। यहाँ पे कफ की बीमारी की चर्चा की गई है। धोती कर्म को करने से 20 प्रकार के कफ रोगों का निवारण होता है। तो जिन लोगों को कफ की समस्या होती है वो धोती कर्म को करें, गुरु के उपदेश के द्वारा। मत गुरु के उपदेश में आ गया है कि कितनी देर करना है, कब नहीं करना, वो चीजें गुरु बताएगा। यहाँ पे खाली गुरु का नाम लेके छोड़ दिया इन्होंने, ज्यादा खुद एलिब्रेट नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे गज करनी का श्लोक तो मिलता है, लेकिन हम ऊपर देखते हैं गज करनी को षट कर्म के श्लोक में मेंशन नहीं किया गया। इसीलिए अक्सर गज करनी के श्लोक को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं, लेकिन ये मुख्य शोधन क्रियाओं में नहीं आएगा। उदरगत पदार्थम भवन्ति, पवनम अपानम उदीर्य कंठ नाले। इसका क्या कहा कि उदरगत, पेट में गए हुए पदार्थ, पानी या यानी कि कोई भी मैटर पेट में गया, पानी गया हो या कोई भी अनाज गया, कोई भी चीज पेट में जो गई है, वमनती, वमन कर देना यानी कि बाहर निकाल देना। यानी कि पेट में जो चीज गई है उसको बाहर निकाल देना, उसको रज करने कहते हैं। और कैसे करेंगे? पवनम अपानम उदीर्य कंठ नाली, कंठ नली के द्वारा। पवनम अपानम, पता है ना हमें कि अपान वायु जो होती है विपरीत क्रिया करती है, बाहर की तरफ जाने का काम करती है। जैसे कि हम उसमें पढ़ते हैं नागकुर्म करिकल देवदत्त। जो देवदत्त होती है वो अपान वायु का ही दूसरा उसके साथ में रिलेशन होता है, देवदत्त प्राण का। और वो चंबाई के जरिए बाहर निकलती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अपानम, अपान वायु को नियंत्रण में रखते हुए जो पेट की है उसको गले के जरिए बाहर निकालो। उस वायु के साथ में जो पेट का जो चीज है या पानी जो हमने लिया है वो बाहर आएगा।
कर्म परिचय वश्य नाड़ी चक्रा। कर्म परिचय मतलब कि जो सीक्वेंस है नाड़ियों की उनको वश में करते हुए नाड़ी चक्रा। गजकरणी निगदत्ते हट गई, इसको हठ योग में गजकरणी कहते हैं। कैसे? देखिए क्या बोला कि उदरगत पदार्थम वमंती, पेट में पानी, मान लो तो पानी सामान्य रूप से लिया जाता है, पानी को लिया पेट में गया। अब बोला कि अपान वायु को नियंत्रण करते हुए, मतलब कि हाथ डालने यहाँ पे नहीं बताया, मतलब कि अपने आप से बिना हाथ डाले भी बाहर आता है पानी। वो कब होगा आगे बताया कि कर्म परिचयवश्य नाड़ी चक्रा, जब हमारा नाड़ियों पे यानी कि पेट की मसल्स पे, यहाँ पे मसल्स पे, इन पे हमारा जब कंट्रोल होगा ना, तब वो बिना हाथ डाले भी पानी बाहर आएगा। वो कंट्रोल होना चाहिए तब वो बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नहीं तो फिर दूसरा तरीका भैया, उंगली ले जाओ यहाँ पे सहलाओ, अपने आप ही सेंसेशन होएगी, वो बाहर आएगा पानी, वो सामान्य तरीका है। लेकिन यहाँ पे बिना उंगली डाले बताया गया है मेन सूत्र के, मेन श्लोक के अंदर। जो हमारा जो मुख्य शोधन क्रियाओं में जो दूसरा स्थान है वो बस्ती क्रिया का आता है। बस्ती क्रिया क्या बताया कि नाभिद अग्नि जले पायु नस्त नालोत्कटासन है, आधार कुंचनम कोरियात क्षालनम बस्ती कर्म तत्। इसका क्या मतलब, क्या बताया गया यहाँ पे कि नाभिद अग्नि जले पायु, कि नाभि पर्यंत जल में स्थित हो जाओ। पायु, पायु का मतलब गुदा, एनएस के अंदर। नेस्त नालो, नेस्त का मतलब डालना, प्रवेश कराना, नालो नली को प्रवेश कराओ। उत्कट आसन है, उत्कट आसन में देखिए, आप पिक्चर से समझिए, आपको जल्दी समझ आएगा। देखिए इसमें तो अंदर है पानी के अंदर, तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए चलो मैं इसे बता देता हूँ। देखिए नाभि तक में, देखो पानी के अंदर बैठा हुआ है ये, नाभि तक इसका पानी देखो भरा हुआ है, यानी कि नाभि तक पानी में चले जाओ, उत्कट आसन में बैठ जाओ, ठीक है। और क्या बोला गया कि मान लेते कि आदमी है और ये उस तरफ इसका फेस है, उस तरफ इसका फेस है ये, ठीक है, और ये इस तरीके से ये बैठा हुआ है, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा डायग्राम उल्टा बना दिया, आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये इसका हिप रीजन है, हाँ डायग्राम ठीक बना है, ठीक बना, क्योंकि फेस उस तरफ है ना इसका, ये रहा। अब यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है, नाभि तक इसका पानी भरा हुआ है, उत्कट आसन में बैठा हुआ है, और यहाँ पे इसको नली डालनी है, और उसके जरिए फिर आगे क्या बात कही गई श्लोक में, आधार कुंचनम कुर्यात। आगे देखो क्या कहा गया है, आधार कुंचनम कुर्यात, मतलब कि आधार को, मतलब कि एनएस रीजन को बंद करके ऊपर खींचना है, जैसे मूल बंद में करते हैं। मूल बंद में करते होंगे ना, सभी लोगों को पता होगा, मूल बंद में आधार जो नीचे का है एनएस के रीजन को बंद करके ऊपर खींचते हैं, मतलब कि पानी में गए, उत्कट आसन लगाया, पानी नाभि तक होना चाहिए, नली को डाला, नली को डालने के सर बाद आवाज में ब्रेक हो आधार रही को है। बंद करके, यानी कि मूल बंद लगाया, मूल बंद लगाएंगे तो सर क्या आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। होगा, वो अपान वायु ऊपर की तरफ
उठेगी नीचे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में। आवाज ब्रेक हो रही है राहुल सर, बहुत ज्यादा। अश्विनी मित्रा जो बात यहाँ छोड़ना ही बोला गया है, होता है यहाँ पे खींचो उसको। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, अभी आई आप। हाँ जी सर। अभी आ रही है सर, अभी आ आ रही रही है? है। अब जी आइए राहुल। जी सर आ रही है। ओके जी। सर सर जो अभी पिछले आपने आइए, समझा है वो कर क्लियर नहीं था दीजिए। बिल्कुल। मैं दोबारा बताता हूँ। हम पढ़ रहे हैं, बस्ती कर्म को पढ़ रहे हैं। बताया कि ना पानी वाले स्थान पे जाना, मतलब कि पहले तो तालाब होता था, तालाब वाले स्थान में जाके करते थे या बहते हुए पानी में करते थे, साफ पानी होना चाहिए। आज के प्रोसेस में बदल गया है, वो एनिमा का रूप ले लिया है। लेकिन हम ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो पुरानी बातें ही मैं बताऊंगा। नाभि तक पानी में गए, उत्कट आसन लगाया और नली को एनएस के रीजन में डाला। अब नली कौन सी है कैसी है कुछ नहीं बताया, खाली नली को डाला, कोई भी नली हो सकती है, नली को डालने की बात कही गई। फिर आधार को मतलब कि मूल बंद की तरफ उसको ऊपर की तरफ खींचा, तो उससे क्या होगा, पानी अंदर जाएगा इंटेस्टाइन में। और थोड़ी देर उसको रोको, उसके बाद में जब पानी बाहर आएगा तो अंदर का जो कचरा है उसको साथ में लेकर आएगा। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और जो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वात संबंधी जो समस्या है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी, क्योंकि वात का सीधा संबंध हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में है। वात का स्थान ही वही है नीचे वाला। तो इसी के लिए क्षालनम मतलब कि धोना, इस प्रकार से जो धोया जाता है, किसको धोएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को, उसको बस्ती कर्म कहते हैं। और आज की इसमें आधुनिक रूप से ये जो दिखाई दे रहा है आपको ना डायग्राम में लटका के, इसको बोलते हैं एनिमा। और एनिमा को सामान्य रूप से लेफ्ट साइड की जो करवट लिटा के करवाती है। ठीक है, वो अलग चीज होगी आधुनिक दृष्टिकोण से। तो एनिमा बस्ती का ही मॉडर्न रूपांतरित रूप है, उसको ही आज सहजता के लिए बना लिया गया, क्योंकि बस्ती हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन एनिमा कर सकता है। और हो ना हो आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा एनिमा को, क्योंकि अब तो हॉस्पिटल्स में भी कंपलसरी हो गया है। जो प्रेग्नेंट लेडियां होती हैं, ठीक है, तो सामान्य रूप से जब पेट आगे की तरफ बढ़ता है तो अपने आप ही नीचे कॉन्स्टिपेशन की 90% पॉसिबिलिटी होती है। जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर माँ को कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए डॉक्टर लोग हॉस्पिटल्स में एनिमा देते हैं उनको। ये योग की देन है, देखिए मानते नहीं है वो, लेकिन वो योग का ही चीज देन है वो एनिमा जो है हमारे। और इसके अलावा और जो बुजुर्ग लोग हैं, और अब तो हर जगह कंपलसरी हो चुका है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, स्टूल नहीं निकलता है, तो नली डालो, पाउच से मार्केट में बना बनाया मिलता है, पानी को डाल देते हैं और बाहर आता है सारी गंदगी, और मल बाहर आया अपने आप ही ठीक प्रॉब्लम। आगे क्या बताया गया, इसका बेनिफिट बताया गया श्लोक नंबर 28 में। गुल्म पली हो धर्म चापी। अब यहाँ पे देखिए गुल्म, गुल्म को यहाँ पे वायु गोला कहा गया है, वायु गोला। लेकिन मैं अपने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मंजुनाथ सर से डिस्कस कर रहा था, उन्होंने कहा कि गुल्म का जो आयुर्वेद में अर्थ होता है वो होता है ट्यूमर बनना, ट्यूबरोक्लोसिस, मतलब कि जो कैंसर जो बनता है उसको बोलते हैं। अब केवल धाम वालों ने वायु गोला लिखा हुआ है, तो आप दोनों का अलग अलग याद रखिए। पेपर में संस्कृत के शब्द आएंगे, गुल्म ही आएगा पेपर में, ये वायु गोला या ट्यूमरोक्लोसिस नहीं आएगा। तो गुल्म पली हो मतलब कि गुल्म रोग, प्लीहा यानी कि स्प्लीन डिजीज, उदरम चापी, पली हो, उदरम चापी, और जो पेट के जो रोग हैं, वात पित्त कफोद भवा। देखिए वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को कवर कर दिया। इतना ज्यादा यूजफुल एक्सरसाइज है ये।
इतनी ज्यादा यूजफुल एक्टिविटी जो वात को भी हटाए, पित्त को भी हटाए, कब तीनों रोगों में फायदा करेगी, तीनों दोषों को संतुलित करेगी। धोती कर्म में हमने पढ़ा था, धोती कर्म किस दोष के ऊपर काम करती है? कफ कफ के ऊपर काम करती है, जबकि बस्ती कर्म वात पित्त कफ तीनों के ऊपर काम करती है। बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया, कि बस्ती कर्म को करने से क्या होता है कि क्षीयन्ते सकलामया, सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। और आगे क्या बताया गया है? धात्विक इंद्रिय अंतःकरण प्रसादम ददाच्च कांति दहन प्रदीप्तम अशेष दोषोपचयम निहन्नयात अभ्यसमानम जल बस्ती कर्म। मतलब कि धातु रोग होते हैं। धातु रोग मतलब कि कई लोग बोलते हैं ना, हम खाना तो खाते हैं मोटे नहीं होते, ये धातु रोग है। खाना तो खा रहे हैं, वो धातु लग नहीं रही उनको। कई लोग बोलते हैं हम खाते कुछ नहीं है और मोटे होते जा रहे हैं। धातु मतलब कि धातु की अनबैलेंस है। 7 प्रकार की धातु होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। कुछ लोगों की हड्डियां बहुत वीक होती है, बोलते हैं हम तो कैल्शियम भी खा रहे हैं, सूर्य में सनलाइट भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी हड्डियां कमजोर है, कैल्शियम की कमी हो रही है, धातु रोग है। तो धातु रोग ये रस रक्त मांस में दस्ते मज्जा, इनसे जो संबंध रोग होते हैं धातु रोग होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि धातु जो रोग हैं, धातु रोग वो इसको बस्ती कर्म को करने से ठीक होते हैं। और उसके बाद में क्या कहा कि इंद्रिया होती हैं, पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, एक उभय इंद्री, और अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार को अंतःकरण बोलते हैं। मन बुद्धि अहंकार मतलब कि सब सारी की सारी इंद्रिया और जो हमारे अंतःकरण यानी कि चित्त भी शब्द दे देते हैं, अंतःकरण को चित्त भी बोल देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे श्लोक में अंतःकरण दिया है तो आप अंतःकरण ही याद कीजिए, पेपर में अंतःकरण ही आएगा। तो धातु रोग, इंद्रियों के रोग और अंतःकरण से संबंधित जो रोग हैं प्रसादम अर्थात अच्छे से दूर हो जाएंगे वो, यानी इनकी वजह से जो होगी प्रसादम, अंतःकरण हमारा प्रसादम यानी कि प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएंगी, आत्मा तृप्त हो जाएगी। करके देखोगे ना फिर पता चलेगी, ये वास्तविकता है भैया। बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है बस्ती कर्म। षट कर्म तो इतने ज्यादा कमाल के होते हैं, आप कभी करके देखना, कभी जाओ नेचुरोपैथी सेंटर में कि किसी योगा सेंटर में, या खुद अपने आप लेके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या इफेक्ट होता है। पूरा लगेगा आपका वेट है 70-80 किलो, लगेगा अरे मैं तो सारा ही खाली हो गया, वेट आपका उतना ही है, लेकिन इतनी लाइट हो जाएगी बॉडी। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंद्रिया अंतःकरण प्रसादम, इंद्रिया है जो अंतःकरण है बिल्कुल खाली हो जाएगा, लाइट ब्लैंकनेस। ददाच्च कांति दहन प्रदीप्तम मतलब कि जठराग्नि दहन यानी कि अग्नि, प्रदीप्तम यानी कि प्रचंड हो जाएगी। 13 प्रकार की अग्नियां होती है, 5 भूत अग्नि, 7 धातु अग्नि और 1 जठराग्नि। ये सारे की सारी अग्नियां प्रदीप्त हो जाएगी। आगे क्या बोला गया है? अब इसके अलावा अशेष दोषोपचयम निहन्नयात, इसके अलावा जो बीमारियां नहीं बताई गई वो भी, जो बची कुछ बीमारी है जो हमें पता भी नहीं है, वो भी दूर हो जाएंगी। निहन्नयात है मतलब कि हत्या हो जाएगी यानी कि समाप्त हो जाएंगी। कैसे? अभ्यसमानम अभ्यास करने से। क्या? जल बस्ती कर्म, जल बस्ती का अभ्यास करने से वो दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, कि हठ योग प्रदीपिका में कौन सी बस्ती का वर्णन किया गया है। अभी आपके सामने था, तो कौन सी बस्ती का आंसर आएगा?
जल बस्ती जल बस्ती। जल बस्ती। जल बस्ती। और बाकी घेरन संहिता में अलग है, वहां पे जल बस्ती स्थल बस्ती बताया गया है। हट रत्नावली में अलग है, वहां पे अंतरानोली नहीं सॉरी जो बस्ती है वहां पे अलग प्रकार की बस्ती बताई गई, देख लेंगे। तो यहाँ पे खाली जल बस्ती को बताया गया। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अच्छे से कैच करें, पकड़ें और याद किए, पेपर में यही चीजें आती हैं। एक और मैं आज करवा देता हूँ, उसके बाद हम छुट्टी कर लेंगे, देख लेंगे एक बार। ये हमने देख लिया। अगला हम पढ़ रहे हैं नीति क्रिया। ध्यान दीजिए, आज की भाषा में नीति क्रिया जो है हम बोलते हैं जल नीति, रबड़ नीति, सूत्र नीति, इन चीजों को हम जल नीति बोलते हैं। लेकिन ग्रंथ में खाली सूत्र नीति को ही नीति बोला गया है। सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासानाले प्रवेशयेत् मुखात् निर्गमयेत् चैसा नेति सिद्धि निर्गदते। मतलब कि क्या है सूत्रम वितस्ति? वितस्ति होता है भैया एक बिलात, ये रहा, बोलते हैं ना एक बिलात। हम जब बच्चे पतंग उड़ाते थे ना, पहले ऐसे से करके पतंग का डोरा देते थे, कंचे खेलते थे ना, तो ऐसे करके गेम होता था। बिलात, वो बिलात होता है इनकी एक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अगर ये कपड़ा, ये किताब है, अगर मैं इसको नापता हूँ, बिलात यानी कि ये एक बिलात यहाँ तक का हुआ, ये लगभग 1.5 बिलात की होगी। समझ पा रहे हो? एक बिलात और आगे आधा गया तो आधा बिलात हुआ, तो 1.5 बिलात, यानी कि 9 इंच को एक बिलात कहते हैं। अगर उंगलियों में कन्वर्ट करें तो 12 उंगलियों को ऐसे करेंगे तो 12 उंगलियां आएंगी। 12 उंगलियों को एक बिलात कहते हैं, ये ध्यान रखिए। मतलब कि या तो आए एक बितस्ती, एक बिता, एक बिलात, या फिर बोले कि 12 उंगल, या फिर बोले 9 इंच। सभी का मतलब एक ही है, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि 1 रुपए 100 पैसे, दोनों का मतलब एक ही है, 100 पैसे 1 रुपए। इसी प्रकार एक बितस्ती, 12 उंगल, 9 इंच, इनका मतलब एक ही है। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं सुनीता मैम का नंबर मैसेज करता हूँ आपको, रुकिए। जी सॉरी। तो मैं बता रहा था आपको, हाँ, हम नीति क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है जी, मतलब कि वो धागा होना चाहिए एक बीता लंबा, सुस्त एकदम चिकना होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो छील देगा अंदर से। नासा नाले प्रवेश, नाक में डालना है, प्रवेश कराना है। और मुखात निर्गमेत, जैसा मुख से निकाल देना है उसको। नेति सिद्धि निर्गतते, उसको सिद्धि यानी कि जो सिद्ध लोग होते हैं, जो योगी जन लोग होते हैं, वो उसको नेति कर्म कहते हैं। आप इस फोटो से भी ध्यान से देख सकते हो, ये रहा, ये है नेति क्रिया। देखिए, नाक में सूत्र को डाला और मुंह से निकाल दिया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं नीति कर्म। नाक में डालो और मुंह से निकाल दीजिए। अब इसका क्या क्या बेनिफिट बताया गया है? कपाल शोधने चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी चतुर्दजात रोगोघम नेतिरासो निहंति च। इसका मतलब क्या बोला है कि कपाल शोधनी, कपाल का शोधन करने वाली है। कपाल बोलते हैं मस्तक के भाग को, कपाल भाग को शोधन करेगी।
दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि प्रदान होगी मतलब कि आंखों की बीमारियां भी दूर होंगी। जत्रुर्ध जात रोगोघम, जत्रुर्ध मतलब कि जो हमारी जो ये जो हड्डी होती है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे टच कर सकते हो, ये जो हड्डी होती है इसको हंसली की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। इस हड्डी को बोलते हैं जातुकास्ती, कि यहाँ से ऊपर की जो बीमारियां होगी, इससे ऊपर गला भी आ गया, थायराइड भी आ गई, यहाँ के ऊपर की सारी बीमारियां आ गई, यहाँ से ऊपर की बीमारियां सारी आ गई। जत्रुर्ध जात रोगोगम, जत्रु से ऊपर के जो रोग हैं वो नेति रासु, आंसू यानी कि जल्दी ही, निहंती मतलब कि दूर हो जाएंगे नेति क्रिया से। तो 3 बेनिफिट यहाँ पे नेति क्रिया के बताएंगे। पहला कि कपाल प्रदेश मस्तिष्क भाग शुद्ध होता है, ठीक है। आंखों के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान प्राप्त होती है, और कंधे से ऊपर की जो बीमारियां हैं, रोगों का जो समूह है वो दूर होता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे नैतिक कर्म हो गया। मैं आज कितना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि टाइम भी ज्यादा ले लिया मैंने आज आपका, लेट शुरू किया था। राहुल जी, ओम प्रणाम। जी मुझे एक क्वेश्चन था, जो अभी आपने जो जलबस्ती बताई, तो उसमें जो लंबाई है नली की वो कितनी रहती है साधारण से? साधारण बस्ती में, हाँ, बस्ती में धोती का देखिए तो मालूम है, इतनी हो कि लेकिन अंदर चले जाए और बाहर, थोड़ी बहुत बाहर रहे और अंदर भी चले जाए। वैसे जो सामान्य रूप से लोग इतने यूज करते, एक बितस्ता आप लगा लीजिए, इतना ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी अंदर रखो थोड़ी सी बाहर रखो, सारी अंदर घुस जाएगी तो उसको निकालोगे कैसे, अंदर ही फंस जाएगी वो, तो इसीलिए ना जी थोड़ी जी, बाहर भी रहनी चाहिए वो, ठीक है। ओके ओके। और जब हम एनिमा करते हैं तो एनिमा में देखा होगा, एनिमा में तो इतनी बड़ी पाइप होती है पतली सी, उसको डालते हैं, और लास्ट में जब इतनी सी उसको बाहर रखते हैं, फिर वहां से पानी की नली को अटैच करते हैं, फिर वो पानी अंदर डालते हैं। सामान्य रूप से 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर भी डाल दिया जाता है पानी, और जितनी देर आप रोक सकते हो पेट में उतनी देर रोकना चाहिए, और उसके बाद में उसको निकाल देना चाहिए। मैक्सिमम रोकना होता है, उसका मतलब क्या होता है, जितनी देर पानी अंदर रुकेगा उतना वो पानी अंदर आंतों पे काम करेगा, आंतों में जो चिपका हुआ मल है वो धीरे धीरे बाहर वो अपने में शोषण करेगा और बाहर निकलेगा। तो ये है बस्ती कर्म। तो आशा रखता हूँ कि आज हमने धोती पढ़ी, गजकरणी पढ़ी, बस्ती पढ़ी और नीति पढ़ी। मुख्य रूप से 3 क्रियाएं हैं, गजकरणी को हम मुख्य नहीं मानते हैं इसमें। तो मुख्य धोती, बस्ती और नीति पढ़ी, इनके बेनिफिट पढ़े, इनका मेथड पढ़ा। आशा रखते हैं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों के डाउट्स लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैसेज करके बताएंगे आप सभी लोग, और जिनको बोलूं वो लोग माइक खोल के, कैमरा खोल के आंसर करेंगे। तो अभी 5 मिनट और बने रहेंगे सभी। चलिए, तो आप लोग बताएंगे मुझे कि किन लोगों को सत्कर्म करने के लिए हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है। मैसेज करें। अरे वेरी गुड। सुरभि जी माइक खोल के बताएं। भैया जो हेलो। मेद वाले जी मतलब जो बताइए। मोटे लोग हैं और श्लेष्मा जिनको कफ रहता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मोटे लोग और जिनको कफ संबंधी शिकायत रहती है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप लोग मैसेज करेंगे 6 कर्मों को सीक्वेंस में हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। 6 के 6 जो शोधन क्रियाएं हैं उनको आप टाइप करें। अरे वेरी गुड, मुकेश जी ने टाइप करके रखा था पहले से, लग रहा है बहुत बढ़िया जी। मुकेश जी अपना आंसर करें माइक खोल के। जी सर। सर इसमें 6 कर्म है: धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, न्योली, कपालभाति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर इसमें सभी अब मुझे आप अब मुझे बताएंगे, स्वाति जी बताएंगी। स्वाति जी
आप मुझे बताएंगे घेरन संहिता में क्रमिक परिवर्तन है वो किस चीज का परिवर्तन है? जी जितेंद्र जी बताइए। भैया कैन आई स्पीक? या जी स्वाति मैडम बताइए। भैया उसमें जो प्रातक और नौली है उनकी नंबरिंग एक्सचेंज हो गई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रातक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब मुझे मैसेज करके बताएंगे कि धोती कर्म के लाभ क्या क्या होते हैं, बेनिफिट ऑफ धोती कर्म। जल्दी से मैसेज करें सभी लोग। देखिए मैसेज करो, उससे क्या होगा ना, आप लोगों के माइंड में बैठेंगी चीजें, अंदर तक जाएंगी कि आपने वहां पे टाइप किया था। सारे करो या एक एक छोड़ छोड़ के मत करो, एक साथ करो सारे। अरे वेरी गुड। नितिन कुमार जी ने तो पूरा ही संस्कृत का श्लोक लिख दिया है। जी नितिन जी आइए बताइए। जी सर। जी नितिन जी बताइए। सर्कास श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगाश्च विंशति धोती कर्म प्रभावेन प्रयांतेव न संशय। वेरी गुड। अब हिंदी में बता दीजिए इसको। सर्कास होता है खांसी, श्वास श्वसन संबंधी रोग, प्लीहा मतलब जी स्प्लीन संबंधी रोग, और जो कफ के 20 प्रकार के रोग हैं वे धोती कर्म से नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठ और छोड़ दिया, कुष्ठ यानी कि चर्म रोग। ठीक है जी। जी जी। अब हैंड रेज करेंगे। धोती कर्म की मेथड को कौन बता सकता है? हैंड रेज करो। कितने लोग धोती कर्म की मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं? धोती कर्म की मेथड को चलो जी निगम जी बताएं अपना माइक कैमरा खोल के, धोती कर्म को कैसे किया जाता है। जी निगम जी बताइए। धोती कर्म के लिए हमें 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा लेना होता है और वो उसमें मतलब ग्रंथ के हिसाब से लिखा है कि 15 हाथ लंबा होना चाहिए। और उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पोट में पानी रखा जाता है और उसको उसके अंदर भिगोया जाता है और फिर उसको धीरे धीरे अंदर की साइड निगला जाता है और 10 मिनट से ज्यादा उसको अंदर नहीं रखा जाता, फिर वापस धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाता है। तो निगम जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 10 मिनट का वर्णन हठयोग प्रदीपिका में किया गया है? नहीं, वो मतलब ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, पर मॉडर्न के हिसाब से मतलब बोला जाता है कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया आपने, वेरी गुड। थैंक यू जी नेक्स्ट आंसर करेंगे। मुझे अब हैंड रेज करेंगे। गज करनी क्रिया के बारे में क्या बताया गया है? हैंड रेज करेंगे। गज करनी क्रिया, गज करनी क्रिया। जी ये कौन है? सोनाली मिलिंद खैरनर जी बताइए अपना आंसर। हाँ भैया उसमें पानी पीना है और बिना उंगली डाले डायरेक्ट अपने पेट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके पानी बाहर निकालना होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे बस्ती क्रिया का को किस आसन में किया जाता है? मैसेज करें। अरे वाह, वेरी गुड। अर्चना कुमारी जी आंसर करें। जी उत्कट आसन में किया जाता है। बहुत बढ़िया। नीलू सोनी जी कंप्लीट मेथड को डिस्क्राइब करें। बस्ती कर्म कैसे किया जाता है, मेथड को बताएं। हाँ सर, ग्रंथ के अनुसार ना जो बस्ती क्रिया बताई गई है वो ये है कि सबसे पहले जो भी साधक होगा जो बस्ती क्रिया करेगा वो अपने नाभिक तक पानी में बैठेगा। पानी में बैठने के बाद
वो अपने एनस पार्ट में एक ट्यूब डालेगा और ट्यूब डालने के बाद जो अंदर की अपान वायु होगा उसको ऊपर खींचेगा और ऊपर खींचने के बाद जितने देर तक वो रोक सकता है रोकेगा, फिर उसको छोड़ देगा और ये क्रिया बार बार करते रहेगा। इसी प्रक्रिया को बताया गया है। बहुत बढ़िया। बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। रिपीटेशन ज्यादा नहीं बोली गई है ना, एक ही बार रिपीटेशन नहीं दी, इसका मतलब नहीं करनी रिपीटेशन। जी जी हाँ। अब इसका मेथड आप लोग मैसेज, सॉरी, इसकी बेनिफिट मैसेज करेंगे सभी लोग। बस्ती क्रिया के जो बेनिफिट्स हैं मैसेज करेंगे। विदुला जी माइक कैमरा खोल के आंसर करें। विदुला जी ने कितना अच्छा मैसेज किया है। हाँ जी सर। जी मैडम बताइए। हाँ जी, हमने जैसे देखा कि वायुगोला जो उन्होंने गुल्म को बताया गया है, मतलब आपने जैसे ट्यूमर की तरह है, उसमें भी काम आएगा। फिर वात पित्त कफ के सारे जो दोष है वो भी उसमें कम होंगे, पेट की समस्याएं कम होंगी और हमारे धातु संबंधी जो भी जैसे 7 धातु है उसके संबंधी जो भी हमें परेशानियां बीमारियां है वो पूर्ण तरह से दूर होंगी इससे। बहुत बढ़िया। एक दो प्रॉब्लम आपने छोड़ दिया, बाकी बहुत अच्छा बताया आपने। मीनाक्षी जी बाकी उन चीजों को कवर कीजिए जो चीज इन्होंने छोड़ दी, या दोबारा से बताइए। सर इसके जो बेनिफिट है, तीनों जो कफ, तीनों दोष है, कफ वायु और पित्त संबंधित सभी बीमारियां नष्ट होंगी और जलोदर जिसको बोला गया है वहां पर एक वो रोग और जलोदर तिल्ली वाले रोग और वायुगोला, ये सभी रोग है। ठीक है। और इंद्रिय अंतःकरण भूल गए, जठराग्नि भूल गए। हाँ सॉरी, हाँ जठराग्नि प्रदीप सभी अग्नियां बताई हैं वैसे तो, और जठराग्नि स्पेशल, और इंद्रियां जो है वो अपने कंट्रोल में, ये इंद्रियों ध्यान जो रखना, है। ये क्वेश्चन बनता है कि किस शोधन क्रिया से जो है हमारे इंद्रियों का शोधन होता है। ध्यान रखना, ये बस्ती हाँ। कर्म से, ठीक है, पेपर का क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शरीर कांतिमय होगा ये भी बताया गया है। बहुत बढ़िया जी विदुला मैम, बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे आंसर करेंगे। अग्नि प्रदीप्त भी बताया है। अग्नि प्रदीप्त होगी। अब मुझे नेति क्रिया को बताएंगे, अलका जी बताएंगे। चलो अलका मानकर जी मुझे नेति क्रिया के बारे में बताएं। गौरी जी बताइए, गौरी फलारी जी। यस सर। नेति क्रिया में 1 वितस्ती लंबाई वाला, मतलब 9 अंगुल लेंथ वाला थ्रेड लेना है, सूत्र लेना है। वो सुस्निग्ध होना चाहिए और उसे नाक से अंदर डालकर, नॉस्ट्रिल से अंदर डालकर मुंह से बाहर निकालना है। इसमें दिव्य दोष, दिव्य दृष्टि देने वाला बताया है, कपाल शोधनी बताया है और जत्रूर्ध्वगत रोगों का नाश करता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सी, बहुत बढ़िया। तो आज हमने जितना पढ़ा था उसका रिवीजन भी कर लिया। अब अगर किसी को कोई मुख्य डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम क्लास को ओवर करते हैं फिर। सर भैया कल जो हमने प्राणायाम में नाड़ी शोधन देखा था, उसके अंदर हमारे को केवल अंदर लेके रोकना बताया है। श्लोक में कहीं पे भी जब हम बाहर छोड़ देते हैं तब रोकना नहीं बताया, वो चीज नहीं है ना, बाह्य कुंभक। हाँ जी, हाँ जी, सामान्य देखते हैं तो अंदर ही बताया गया उसमें, सामान्य दृष्टि से। जी सर तिल्ली का मतलब क्या होता है? तिल्ली स्प्लिन डिजीज, स्प्लिन तिल्ली तिल्ली भी स्प्लीना होती है क्या सर? स्प्लिन को ही तिल्ली बोलते हैं, वो इंग्लिश का शब्द हो गया, हिंदी का शब्द हो गया। और प्लीहा भी स्प्लीन ही होता है। जी 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 जी, ठीक है सर जी। सर इसमें नैतिक कर्म में जो बोला है कि सूत्र जो लंबा होना चाहिए, 1 फीट, लेकिन उसका विड्थ क्या कुछ बोला नहीं, जैसे कि गोल गोल करना है या कैसे करना, कैसे रहना चाहिए उसका विड्थ? वो कॉमन सेंस की बात होती है वो चीजें, ठीक है, गोल गोल करना है कैसे करना है, ठीक है। हाँ, कॉमन सेंस की बात है कि धागा होना चाहिए। और कई लोग तो क्या करते हैं ना,
कई लोगों को तो ना गोला बनाने की भी जरूरत नहीं है, कैंडल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या करते हैं कि अपना सामान्य जो होता है उसमें जो करते हैं ना, एक मैंने देखा था एक व्यक्ति को, उसने क्या किया, धागा लिया, सूखा ऐसे धागा था, और ऐसे ऐसे सांस के साथ लेता हुआ अंदर ले गया और मुंह से निकाल दिया। ऐसे भी पॉसिबल है। सर मैं बताऊं सूत्र ये जी पिंटू जी। अरे वाह पिंटू जी, ये तो दिखा दिया। पिंटू जी कमाल के आदमी पड़े हैं हमारे लाडले पिंटू जी। जी बिल्कुल, नाक पैर डालते और मुंह से निकाला था। बहुत बढ़िया पिंटू जी, कमाल कर दिया आज तो आपने, बहुत बढ़िया, सर धमाका मचा दिया। सर वस्त्र धोती जो है उसको आपसे एक सीखा बार था। ट्राई किया। हाँ जी सुनीता मैम। सर वस्त्र धोती जो है उसको एक दो बार ट्राई किया है, बट मुंह के अंदर ही रह जाती है, अंदर जाती नहीं। और कहीं बताया गया है कि किसी की देख रेख में ही करो, तो इसलिए ज्यादा ट्राई भी नहीं किया है। तो इसको कैसे सीखे सर? इसको ना देख रेख में ही करना, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। और ऐसे मैं अपने क्योंकि मैं रिस्क लेने की मेरी आदत रहती है, मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ। हमने भी लिया सर, बट मैंने 2-3 बार अपने गुरुजनों के पास गया, उनके पास 10 दिन का कैंप लगा, वहां पे कुछ सीखा, थोड़ी गले में जाती है वापस आ जाती है। 3 साल तक ऐसे निकाल दिए। फिर बाद में एकदम से जुनून जगह करना है करना है करना है, यूट्यूब से देखा और हफ्ते में सीख गया। मैं बताऊं सर कोई आसान ट्रिक बताइए जिससे हम भी कर सकें। आसान ट्रिक क्या होता है कि जब हम धोती खाते हैं ना तो उल्टी आती है। अगर वो उल्टी को आपने कंट्रोल कर लिया, उल्टी मत करना, उस टाइम मत करना। अगर वो कंट्रोल कर लिया तो आप कर जाओगे। अगर उल्टी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो सारी धोती वापस बाहर आ जाएगी। उल्टी नहीं आती आएगी। सर, बट कंठ से अंदर ही नहीं जाती धोती, उल्टी तो नहीं आती। अरे सर अंदर मैं बताऊं उसको क्या होता है ना, सर जैसे कि उसमें थोड़ा पानी ठीक है? भी ना होता है, फिर जाती है वो उसको पानी के साथ। ना पानी, बिना पानी के भी करो कोई दिक्कत नहीं। उस पानी को ना कि जो धोती है उसको ना वी शेप में कर लो, जैसे प्लेन कपड़ा नहीं है, इसको ऐसे मोड़ लो। सर मैं बताऊं ये है धोती सर, थोड़ा ये सर धोती मैं बताऊं। सही मैं बताऊं ठीक है, ये है मेरे पास भी। इसको है ना आप एक मैं एक बताऊं टेक्निक सर मैं बता दूं थोड़ी सी इसकी। चलो जी कौशल जी, पिंटू जी बता रहे हैं जी, कौशल जी बता सर दें। इसमें क्या सर, किसकी बोलूं किसको ना? इसमें क्या सर, स्टार्टिंग में क्या ये हम निकलते हैं, इसमें क्या करो शहद लगा लो इसमें सर, तो शहद से क्या टेस्ट आएगा तो हम निकल सकते हैं उसको धीरे धीरे। टेस्ट मीठा मीठा रहेगा तो। पिंटू जी पूरे मीठे आदमी पड़े हैं, पिंटू जी पूरे ऊपर से नीचे मीठे हो रखे हैं, बहुत बढ़िया जी। कौशल जी आप क्या कहेंगे? सर आपसे ये भी जो हमारे पॉट है, ये पॉट है, दिखाई दे रहा है? जी दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। इसमें हमने गर्म पानी डाला गुनगुना, नमक डालते हैं उसके अंदर, उसके बाद इसको हम पूरा डिप कर लेते हैं, पूरा रोल डिप कर लिया। जो आगे का किनारा होता है, इसकी जो सिलाई होती है, जहां से ये सिला होता है, उस चीज को हमने डबल करना है। डबल करके 2 उंगलियां लेनी है, 3 उंगलियां लेनी है। अंगूठा हमारा नीचे रहता है, 2 उंगलियां ऊपर। इसको पूरा ऐसे जीभ को पूरा बाहर निकालते हैं। ऐसे करके हम पूरा अंदर गले तक लेके जाते हैं। उसके बाद मुंह को बंद करके जो हमारी लार है उसको पहले हम मुंह में इकट्ठा करके, जैसे हम ग्रास को निगलते हैं, रोटी की ग्रास होती है उसको जैसे निगलते हैं, वैसे इसको निगलना है। अगर पहली बार हमने निगल लिया तो वो अंदर चली जाएगी। उसके बाद एक घूंट पानी पीना है और इसको निगलते चले जाना, तो ये अपने आप अंदर जाएगी। ये इसका तरीका है। थैंक यू कौशल मैम। ट्राई करना मैडम, ठीक है, कर लेना। और पानी कम से कम पियो, उतना अच्छा रहता है, क्योंकि नहीं तो वही पानी आपकी वोमिटिंग का कारण बन जाएगा। नहीं, एक दो घूंट पहली बार। स्टार्टिंग में आप पानी की सहायता ले सकते हो। चलो घुट घुट पी सकते हैं, एक दो घुट। अरे हफ्ते 10 दिन में एक बार करो, 15 दिन में, रोज नहीं करना बिल्कुल भी। ये महीने 15-20 दिन में एक बार करना होता है बस। ठीक है जी। तो ये रबड़ नीति ये भी मैं करती हूँ।